तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल आपके सामने क्या है। तो मित्रों, पहला सवाल दिया गया है कि जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा ये दिया गया है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद को भरने के लिए चुनाव होता है तो इसकी अवधि 9 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा गलत है और कौन सा सही है, इसी चीज की जांच करनी है हम लोगों को। उसका इंग्लिश वर्जन नीचे दे दिया गया है। देखिए मित्रों, होता यह है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आती है तो एक दो चीजें ध्यान रखने लायक हैं। वो ये है कि कुछ फैक्ट हम लोग देखते चलें। एक ये कि महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का जिक्र संविधान में कहाँ है। तो महाभियोग की अगर आप बात करेंगे इम्पीचमेंट की, तो इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 61। दूसरी बात है कि महाभियोग का आधार क्या होगा। अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें तो संविधान में ये लिखा गया है कि संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, इसी एक आधार पर प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट लाया जाता है। अगली चीज ये है कि अगर इंपीचमेंट लाया जा रहा है तो महाभियोग की अगर शुरुआत की जाए, यानी संसद के दोनों सदनों में से किस सदन से करें, तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, तो इसकी शुरुआत यानी महाभियोग की शुरुआत किस सदन से करेंगे, तो आप चाहे लोकसभा से करें चाहे राज्यसभा से, दोनों में से किसी भी एक सदन से इसकी शुरुआत की जा सकती है। केवल ध्यान में यह रखना पड़ता है कि इन दोनों सदनों में से हम जिस सदन से उसकी शुरुआत करेंगे, उस सदन की जितनी सदस्य संख्या है उसके 25% लोग, या आप ये कह सकते हैं कि 1/4 लोग उस महाभियोग के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति को नोटिस दी जाती है 14 दिन की, और इसके बाद इसकी आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। तो मतलब क्या हुआ, आर्टिकल है 61, आधार क्या होगा, संविधान का उल्लंघन है। शुरुआत की बात हुई तो संसद के दोनों सदनों में से हो सकती है। जिस सदन से शुरुआत होगी उसके 25% लोग उसके ऊपर साइन करेंगे। इसका मतलब क्या है, जरा जाने। जैसे लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543, तो इसका मतलब क्या हुआ, 543 का 25% लोग साइन करेंगे, तब प्रेसिडेंट को नोटिस दी जाएगी। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245, इसका मतलब है 245 लोग का एक 1/4 लोग उस पर साइन करेंगे, और तब इसके बाद प्रेसिडेंट को नोटिस दी जाएगी। जब नोटिस दी जाती है तो संसद में बहस कराए जाने के बाद ये किया जाता है कि 2/3 मेजॉरिटी से उस बिल को पास कराना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पूरी प्रक्रिया ये है। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। मतलब किस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इस आशय का प्रस्ताव सदन में, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब रही बात दूसरी बात कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के बाद, तो इसमें जो ये लिखा गया है 9 माह, ये वास्तव में 9 माह नहीं है, ये केवल 6 माह है। यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट आपको अलग से हम बताते चलें कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव कराया जाता है तो प्रेसिडेंट का चुनाव कराते समय ये चुनाव कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। अगर आप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो चुनाव कराएगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। अगर आप इसका अनुच्छेद देखेंगे तो आता है 324 से लेके 329, ये इसका आर्टिकल है। अब रही बात ये कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वो कितने चुनाव कराता है, तो मित्रों ने ध्यान में रखें कुल मिला के केवल 6 चुनाव कराता है, जिसमें से एक आपका राष्ट्रपति है, एक आपका उपराष्ट्रपति है, फिर इसके बाद लोकसभा है, इसके बाद राज्यसभा है, इसके बाद विधानसभाएं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और विधान परिषदें यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो निर्वाचन आयोग कुल मिला के यही 6 चुनाव कराता है। अब जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक केंद्रीय निर्वाचक मंडल यानी सेंट्रल इलेक्टोरल कोलास का गठन करता है। उसको कहा जाता है केंद्रीय निर्वाचक मंडल, केंद्रीय निर्वाचक मंडल, सेंट्रल इलेक्टोरल कोलाज। इस मंडल के जो सदस्य होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं, वही लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान करते हैं। तो मित्रों, उसके जो सदस्य हैं वो ये है कि लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्यों में विधानसभाएं बनाई गई हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, केवल वही इलेक्टेड कैंडिडेट इनके चुनाव में मतदान करते हैं। मतलब एक लाइन का ये हुआ कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड कैंडिडेट,
वो चुनाव में मतदान नहीं करते। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जो विधान परिषदें बनाई गई हैं वो विधान परिषद के सदस्य भी प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान नहीं करते। बस फर्क इतना है कि जब प्रेसिडेंट का पद जैसे जब खाली हो जाता है तो ये जो इसमें 9 माह लिखा गया वो 9 माह नहीं है, वो 6 माह है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट का जब पद खाली होगा तो उसको 6 महीने के अंदर उसको उस पर निर्वाचन करा के उस पद को भर देना जरूरी है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहला स्टेटमेंट सही होगा। अब चलते हैं इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट पे और दूसरे सवाल पे। सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद वह तब तक राष्ट्रपति बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। दूसरा ये है कि राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान में रखें, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद वह तब तक अब राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुन नहीं लिया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट सही है। जो इसमें यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी जो इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाएगा, तो मित्रों हमने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि जो मंडल बनाया जाता है उस निर्वाचक मंडल में हमने भी आपसे कहा कि उसमें एमएलए भी शामिल होते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो राज्य विधानसभाएं हैं। तो सवाल फिर आता है कि राज्य विधानसभाएं कितनी हैं? तो ये ध्यान में रखें यहाँ पे कि राज्य विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो 28 राज्य हैं, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी। उसमें से 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ की विधानसभाएं हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कभी 2-3 दिन पहले ही, मतलब अगस्त में ही अभी 2-3 दिन पहले ही भी निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की जो पूरी प्रक्रिया उसकी घोषणा कर दी गई है। तो और वो जो चुनाव होने जा रहा है वो आपका सितंबर और अक्टूबर यानी 2024 में हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अभी तक ये है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में ये जो आपने यहाँ पे 8 लिखा है, इस 8 में से 3 हमने आपको बताया, दिल्ली, पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी और इसके बाद जम्मू और कश्मीर। चूंकि अभी यूनियन टेरिटरी बना दी गई है तो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित सदस्य यानी जो विधायक होते हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जहां तक स्टेटमेंट सही होने की बात है तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 में सी होगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं हम लोग तीसरा, कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। दूसरा दिया गया है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आगे, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। पूछा यह जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। मित्रों, जहां तक ये वाला जो लाइन लिखी गई है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाया जाता है, यानी जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग हमारा बनाया गया है, जिसमें अभी हमने आपसे जिक्र किया था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जिक्र अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि निर्वाचन आयोग में आप देखेंगे तो 1993 के बाद से निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य बैठते हैं, 3 मेंबर है। इसमें से इन तीनों सदस्यों में से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और 2 और निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं। इसका मतलब एक मुख्य हो गया और एक ये, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 3। सवाल इनको हटाए जाने की नहीं हो रही, सवाल इसको हटाए जाने की हो रही है। और अगर इसको पद से हटाया जाना है मित्रों तो उसके लिए इम्पीचमेंट की जरूरत होती है, यानी वो महाभियोग से हटाया जाएगा। अब अगर मान लें आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा हो कि इनको कैसे हटाया जाएगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेसिडेंट से रिकमेंड करेगा और ये दोनों लोग हटा दिए जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अगर इसको हटाना है तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे कार्य नहीं करता, ये अपने पद पे जो बना हुआ है उसको अगर मान लें पद से हटाना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट की जरूरत पड़ती है। अब रही बात ये कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये बात सही है। मित्रों, ये ध्यान में रखें, ये जो लिखा गया प्रसाद पर्यंत, इसका आसान भाषा में मतलब होता है कृपा या अनुकंपा। इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से समझें जैसे जब हम लोग बचपन में कभी पढ़ने जाया करते थे प्राइमरी स्कूल में, और ये कभी होता था कि नानी के घर या मामा के घर जाना है, तो मास्टर साहब को एक
प्रार्थना पत्र लिख के देना पड़ता था। ये लिखा जाता था कि नानी की तबीयत खराब हो गई, उनको देखने के लिए हम साथ में जा रहे हैं, हमको 3 दिन का अवकाश देने की अनुकंपा की जाए। तो प्रसाद पर्यंत को आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि इसका मतलब कृपा है, या आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब अनुकंपा है। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में लिखते हैं टू द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सवाल क्या है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्यों है ये जरा जान लें। देखें, भारत में 2 बड़े पद ऐसे हैं, एक अटॉर्नी जनरल का, जिसको आप महान्यायवादी कहते हैं, और दूसरा जो राज्यपाल का पद है। ये दोनों पद, यानी जिनको आप गवर्नर कहते हैं, ये दोनों लोग ऐसे होते हैं जिनका कि संविधान में एक नियत संबंध, मतलब कार्यकाल के विषय में एक नियत समय नहीं दिया गया है। तो इनको प्रेसिडेंट किसी भी समय इनके पद से इनको हटा सकता है, उसके लिए इंपीचमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे क्या पूछा गया कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। और लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो सही स्टेटमेंट, जो आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो वो बी ऑप्शन है। ये एक ही, ये ध्यान से देखते चलें, फिर से इस बात पे आपसे चर्चा कर दें कि जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसमें स्पेशली ये ध्यान में रखिएगा मित्रों कि 2 पद ऐसे हैं जिनके लिए आप ये शब्द पढ़ते हैं प्रसाद पर्यंत, यानी अनुकंपा यानी कृपा, प्लीजर। आप आसान भाषा में हमने आपको बताया, आप इसको अनुकंपा या कृपा कह सकते हैं, अनुकंपा या कृपा। इसमें केवल 2 बड़े पद आते हैं, एक अटॉर्नी जनरल का, महान्यायवादी का, ये प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, और दूसरा भी आपको जो बताया गया राज्यपाल। संविधान में इन दोनों का कार्यकाल नियत नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है। ये अपने पद पे कब तक रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है या राष्ट्रपति की कृपा है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है। ये स्टेटमेंट सही है। आगे पूछा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उसके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप कार्य करना आवश्यक नहीं है। और फिर दिया गया है कि राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है। मित्रों, अगर यह स्टेटमेंट देखा जाए तो यह स्टेटमेंट सही नहीं है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जैसे इसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है। 1-2 फैक्ट यहां पे नोट करते चलें। पहली बात यह कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई है, मंत्रिपरिषद, उस मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होगी, ये ध्यान रखें हमेशा कि जब भी इनकी मीटिंग बुलाई जाती है, अगर मान ली वो मंत्रिपरिषद केंद्र की है, तो उस बैठक की अध्यक्षता जो करेगा वो पीएम करेगा। और अगर मान ली वो राज्यों में मंत्रिपरिषद बुलाई जा रही है, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जा रही है, तो उसकी अध्यक्षता हमेशा मुख्यमंत्री करता है। एक लाइन का मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता हमेशा पीएम और सीएम करते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखें, ये जो मंत्रिपरिषद बनाई गई है, तो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, यानी जिनको मंत्री बनाया जाएगा, वो व्यक्ति, यानी जो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होगा, वो जो मंत्री पद होगा, वो उस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा जिसको कि पीएम या सीएम चाहेंगे। इसका एक लाइन का मतलब क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद में किसको शामिल किया जाए और किस व्यक्ति को शामिल ना किया जाए, ये पीएम और सीएम का विशेषाधिकार होता है, जिसको कहा जाता है प्रिविलेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये कि जो मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं, जो मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेती है, उस निर्णय के विषय में अगर मान लो उस निर्णय को राष्ट्रपति को बताया गया, तो अगर उसके निर्णय से उसको कुछ असहमति है, वो उसे अपना इत्तेफाक नहीं रखती या उनके बात से सहमत नहीं है, तो उसको पुनर्विचार करने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट उसको वापस भेज देता है। जहां तक इसकी बात जो इसमें लिखी गई ना कि मंत्रिपरिषद का परामर्श के अनुरूप कार्य करना आवश्यक नहीं है, तो मित्रों इसको आप जानते हैं कि यह राष्ट्रपति की संवैधानिक बाध्यता होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड होता है
कि मंत्रिपरिषद इसको जो सलाह देगी प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य हो। शर्त केवल एक छोटी सी होती है कि सलाह ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र की एकता या सुरक्षा या भारत का संविधान या यूं कह लीजिए जो संविधान से अलग जाके कोई निर्णय या वो निर्णय लिया गया हो। देखें, इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि भारत में अगर कोई बड़ा है या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा है तो भारत का संविधान है, और भारत का संविधान भारत की संविधान सभा के लोग के द्वारा बनाया गया था। भारत का प्रेसिडेंट जब कभी भी निर्वाचित होता है और जब शपथ लेने जाता है तो सबसे पहले संविधान की शपथ लेता है। मतलब क्या हुआ, चाहे भारत का प्रेसिडेंट हो यानी राष्ट्रपति हो, भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या राज्यपाल होते हैं, या मंत्री होते हैं, या कोई भी है, जो भी बड़े पद हैं, अगर वो कभी भी शपथ लेते हैं तो सबसे पहले संविधान की शपथ लेते हैं। एक लाइन का सीधा सा निर्णय हुआ कि संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान से बड़ा ना तो राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न उसकी मंत्रिपरिषद है, न सर्वोच्च न्यायालय है, न हाई कोर्ट है। तो कुल मिला के एक लाइन का ये है कि मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए वो बाध्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शर्त केवल इतनी होती है कि मंत्रिपरिषद की राय संविधान सम्मत होनी चाहिए, उसमें मंत्रिपरिषद की राय में कहीं पे भी मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सत्य नहीं है तो मित्रों वो ये स्टेटमेंट है जो अभी हमने यहाँ पे लिखा कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है जो ये लिखा गया है। अब चलते आगे। लिखा गया है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। देखिए मित्रों, यहां पे एक लाइन थोड़ा सा आपको बता दें कि यहां पे जो सवाल आपसे पूछा गया है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के विषय में पूछा गया है, यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उन्हीं शक्तियों के विषय में सवाल पूछा गया है। और आप इसको जानते हैं कि जब हम कभी शक्तियों की बात करते हैं तो शक्तियां दो तरीके की होती हैं। एक जिनको हम लोग कहते हैं विवेकाधीन शक्ति यानी डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ये लगभग 8 शक्तियां हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो लगभग 3 प्रकार की शक्तियां आती हैं राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास। ये ध्यान देते चले, विवेकाधीन शक्ति यानी डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्राप्त ऐसी शक्तियां जहां पर वो मंत्रिपरिषद की राय लेने के लिए बाध्य नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, ठीक है, यहां पर वो मंत्रिपरिषद की राय देने के लिए बाध्य नहीं होते। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन कौन सी शक्तियां हैं। देखिए, मुख्य रूप से यहां पे 3 तरीके की शक्तियां आती हैं। एक पीएम की नियुक्ति, दूसरा लोकसभा को भंग करना, तीसरा जो मंत्रिपरिषद बनाई गई है उस मंत्रिपरिषद को विघटित कर देना, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद को विघटित करना। मतलब क्या हुआ, पीएम की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, लोकसभा का विघटन यानी डिसॉल्वेशन ऑफ लोकसभा, और मंत्रिपरिषद का विघटन यानी मतलब डिसॉल्वेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 3 चीजें हैं जो केंद्र सरकार के लिए। अगर मान लें आप राज्यों की बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पीएम की जगह सीएम हो जाएगा, यहाँ पे विधानसभा हो जाएगी, और यहाँ पे राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये 3 शक्तियां विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आती हैं। अब ये बात अपनी जगह है कि जब आप कभी भारत में बात करते हैं तो पीएम और सीएम की नियुक्ति के मामले में तो राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी से परामर्श नहीं लेते। उसकी नियुक्ति का केवल एक आधार अपने यहाँ बताया गया है कि जब चुनाव कराया जाएगा तो चुनाव में जो बहुमत दल होगा, जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिली हुई है, उसी गठबंधन या पार्टी का जो सर्वमान्य नेता होगा, जो मुखिया होगा, उसी को पीएम और सीएम बनाया जाता है। ठीक है। रही बात जैसे लोकसभा और मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, तो अपने यहाँ एक परंपरा ये रही है कि अक्सर ये दोनों काम भी राष्ट्रपति या राज्यपाल पीएम और सीएम के परामर्श से करते हैं। अब रही बात संवैधानिक शक्तियों में, तो संवैधानिक शक्तियों में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो संवैधानिक शक्तियों में हम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में क्या पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है यानी लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशरी पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पे जिस शक्ति की बात हो रही है मित्रों, वो बात हो रही है राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं यानी जो जुडिशियल पावर है। यहाँ पे 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो ये है, एक तो ये
कि राष्ट्रपति को और राज्यपालों को जो न्यायिक शक्ति प्राप्त है उसमें इतने तरीके की शक्तियां आती है। एक, जैसे मृत्युदंड को माफ कर देना है, मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ करना है। दूसरा, सैन्य दंड को माफ करना है, यानी जो कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है उसको माफ कर दिया जाए। इसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है दंड परिहार, फिर आप पढ़ते हैं दंड लघुकरण, फिर आप पढ़ते हैं दंड विराम, और फिर आप पढ़ते हैं दंड प्रविलंबन। ये इतनी शक्तियां हैं। ये सारी क्या है? ये न्यायिक शक्तियां हैं, जुडिशियल पावर है। एक दो फैक्ट स्पेशली याद रखें कि मृत्यु दंड को माफ करने का मतलब हुआ कि जैसे मान ले कोर्ट ने एक्स आदमी को मौत की सजा सुना दी और इसकी सजा को, ये आदमी अपनी सजा को माफ करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो मित्रों ये ध्यान में रखें, प्रेसिडेंट को संविधान ये शक्ति देता है कि वो उसकी मृत्यु दंड की, यानी जो उसको मौत की सजा दी गई है, वो उसको माफ कर दे। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि माफ करने का मतलब क्या है? कि मृत्यु की सजा दी गई तो क्या उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए? नहीं, मृत्यु दंड की सजा को माफ किया गया, इसका मतलब यह हुआ कि अब उसके सारे जो गुनाह हैं, उसके जो पाप हैं, जो उसके अपराध हैं, वो पूरी तरीके से में क्षमा कर दिए जाएंगे। अब वो आदमी मुस्कुराता हुआ अपने घर आ जाएगा और एक आम आदमी की तरीके से, एक आम नागरिक की तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। तो मृत्यु दंड को माफ करना और जो सेना में जो लोगों को सजा दे दी जाती है, जिनको सैन्य दंड बोला जाता है, इसको माफ करने की शक्ति ये दोनों केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। मित्रों एक बार फिर से ध्यान में रखें कि मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति और सैन्य दंड यानी कोर्ट मार्शल को माफ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है और राज्यपालों के पास नहीं होती। दूसरा फैक्ट ये ध्यान में रखें, ये जो 4 तरीके की सजा नीचे लिखी गई है कि दंड परिहार है, लघुकरण है, विराम और प्रविलंबन है, ये शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपालों दोनों को प्राप्त होती हैं। इसमें बस फर्क इतना होता है कि जैसे मान लें कि किसी आदमी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उसको 10 साल से घटा के 5 साल कर सकते हैं। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि किसी आदमी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, उसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। ये उसकी दूसरी मतलब एक दूसरा उदाहरण आपको दिए। एक तीसरा केस ये भी होता है कि जैसे जब किसी भी आदमी को जब मृत्युदंड की सजा सुनाई गई या जब उसको कोई दंड सुनाया जाता है, तो दंड देना, जैसे मान ली कि कहा यह गया कि एक्स आदमी को फांसी दे दी जानी चाहिए, तो अब सवाल ये तो कोर्ट का फैसला है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब इसको सजा सुना दी गई कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए एक्स को, तो फांसी पर लटकाने का जो निर्णय आया वो, और जो इसका निर्णय है इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, मतलब क्या हुआ कि उसको फांसी पे कब लटकाया गया। तो कई बार क्या होता है, इन दोनों के बीच में बड़ा गैप हो जाता है। ये जो अंतर होता है इसी को हम लोग प्रविलंबन कहते हैं। तो एक लाइन का मतलब क्या हुआ कि दंड परिहार, लघुकरण, विराम और प्रविलंबन ये शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपालों दोनों के पास होती हैं, लेकिन मृत्युदंड को माफ करना और सैन्य दंड को माफ करने की शक्ति ये केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपालों के पास नहीं होती। प्रश्न इसी के ऊपर बनाया गया है, पूछा यह गया है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। अगला सवाल है कि राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में नहीं बदल सकता है। अगला सवाल दिया गया है कि राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल से सजा प्राप्त लोगों को भी छूट देने का अधिकार है। प्रश्न ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। यानी पहला क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है। अभी हमने आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमने आपको पूरा डिटेल में भी समझा दिया। अब रही बात ये, तो मित्रों क्या मतलब हुआ कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न खतरों पर विचार करें। हमने पूरी बात अभी आपको संक्षेप में पूरी समझा दी कि क्या क्या न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत कौन सी चीजें शामिल है और कैसे शामिल है। तो अगर आप सही स्टेटमेंट देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, और अगर आप देखेंगे तो इसका तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें यह जो लिखा गया है कि राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में नहीं बदल सकता, यानी अगर ये कर दिया जाए तो स्टेटमेंट सही हो जाए। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ये है, पहला और तीसरा। पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कारण दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मित्रों लिखा गया है कार्यपालिका का प्रमुख,
यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहां एक दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो देखने लायक हैं। एक, कि जब हम लोग कभी भी कार्यपालिका की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, तो कार्यपालिका में यह देखा जाता है कि जो नाम मात्र का प्रधान है, नॉमिनल चीफ, नाम मात्र का प्रधान, नॉमिनल चीफ, वो नॉमिनल चीफ होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी अगर केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति और राज्यों की बात होगी तो राज्यपाल। अगर वास्तविक प्रमुख देखा जाए, रियल चीफ या रियल पावर जिसके पास होती है, तो ये होता है पीएम और सीएम। पीएम और सीएम मतलब क्या हुआ? आपसे पूछा जाता है कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं। वास्तविक प्रधान या चीफ कौन होता है? पीएम और सीएम होता है। पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये तो बात सही होगी, ठीक है। अब रही बात ये कि जो नीचे लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधान सभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूरी तरीके से, तो लिखा गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही हैं। इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं, तो हमने आपको साफ साफ बताया था कि लोकसभा, राज्यसभाएं, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, जो इन्हीं के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट, वही लोग मतदान करते हैं। यानी लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, यही इतने लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप छठवें सवाल में अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी। अब चलें आगे। देखें, आपसे आगे सवाल पूछा गया है 7वें सवाल में कि महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसे संसद के ऊपरी सदन में ही प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले शायद हमने आपसे जिक्र किया था कि जब कभी भी महाभियोग के शुरू होने की बात आती है, महाभियोग के शुरू होने की बात आती है, तो उसकी शुरुआत संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन से की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत है। आगे क्या लिखा गया कि इसके लिए आवश्यक है कि 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त इस आशय का नोटिस प्रस्तुत करना होगा। मतलब क्या हुआ? अब आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन सत्य है। इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। थोड़ा जिक्र कर लें। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने भी आपको ये बताया था कि महाभियोग क्या होता था। हमने आपसे बताया था कि महाभियोग अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है। दूसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाएगा तो उसका जो आधार होगा वो संविधान का उल्लंघन होगा। तीसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि अगर मान लीजिए महाभियोग लाया जा रहा है तो वो महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से उसकी शुरुआत किसी भी एक सदन से हो सकती है। यहाँ पे पूछा गया संसद के ऊपरी सदन यानी केवल इसको राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आगे क्या लिखा गया कि 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। हमने आपको इसके पहले लेक्चर में बता दिया था कि जब ये काम किया जाता है तो 14 दिन की नोटिस के बाद तब जाके आगे उसकी प्रक्रिया शुरू की जाती है। और जब प्रक्रिया शुरू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सदन की कुल संख्या की कम से कम 25% लोग, या यूं कह ले 1/4 लोग, उस पर साइन करके तब प्रेसिडेंट को नोटिस देते हैं। मतलब क्या हुआ कि 7वें सवाल में जो बी ऑप्शन है वो सही है, बाकी मतलब ये जो है ये सही है, ये गलत है। अब चलते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति को दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, लवकरण, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। मित्रों, इसके पहले के स्टेटमेंट याद करें, हमने भी वो
लेक्चर याद करें, हमने आपको यही चीज बताई थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरीके से सत्य है। अब रही बात इसकी कि भारत का राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिक कार्य करता है, बल्कि वह न्यायिक और विधायिक कार्य भी करता है। आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। जरा देखें इस पे, भारत के राष्ट्रपति को दोषी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, लघुकरण, विराम और परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। हमने आपको बताया इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्ति की बात हो रही है, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को और राज्यपालों को जो न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं वो लगभग एक जैसी हैं, केवल दो अंतर होता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। एक, राष्ट्रपति सैन्य दंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल सैन्य दंड को माफ नहीं कर सकता। केवल यही दो अंतर होते हैं। बाकी जो सारी शक्तियां, जैसे हमने आपसे कहा था कि प्रलंबन है, लघुकरण है, विराम है, परिहार है, ये शक्तियां जैसे राष्ट्रपति के हैं, बिल्कुल एज इट इज राज्यपालों की होती है। अब चर्चा इसकी करते हैं कि ये जो पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिक कार्य करता है, बल्कि वह न्यायिक और विधायिक कार्य भी करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखना क्या है कि इसमें जो आपको विकल्प दिया गया है, तो विकल्प में आपको ये बताना है कि कौन सी चीज सही है तो कौन सा गलत है। तो इसका आंसर ये है, यानी दोनों कथन सही है और RA की सही व्याख्या करता है। देखें, राष्ट्रपति को जो ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वो प्राप्त ही केवल इसीलिए हैं कि वो कार्यपालिका का प्रधान है। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, आप उसको जरा पढ़ें और देखें जरा सही है कि गलत है। क्या क्या है, चले देखते हैं। लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। लिखा गया है, वह सदन के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, उनका सत्र आहूत कर सकता है और संसद के किसी भी सदन में अपना संदेश भेज सकता है। स्टेटमेंट सही है। आगे क्या पूछा गया है, वह सदन के दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है, दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में अपना संदेश नहीं भेज सकता, सदनों का सत्र आहूत नहीं कर सकता है। स्टेटमेंट गलत है। वह संसद के किसी सदन में अपना संदेश भेज सकता है, लेकिन सदन के सदनों का सत्र आहूत नहीं कर सकता है, यह भी गलत है। ना ही वह संसद के किसी सदन में अपना संदेश भेज सकता है और न ही सदन के सदनों का सत्र आहूत कर सकता है, ये कथन भी गलत है। अब इसका मतलब क्या है, चलें थोड़ा सा कुछ जानकारी लेते हैं। एक, मित्रों, वह सदन के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। दो मौके आते हैं राष्ट्रपति के पास जब वो संसद के दोनों सदनों को आहूत करता है। एक, जब चुनाव हो जाता है, तो चुनाव के बाद जब पहली बार संसद का सत्र बुलाया जाता है, तो वो दोनों सदनों को संबोधित करता है। चुनाव के बाद जब संसद का पहली बार सत्र बुलाया जाता है, अधिवेशन बुलाया जाता है, तब पहले वो संबोधित करता है। और दूसरा कब करता है, हर साल लगभग जनवरी के महीने में। ये दो अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एड्रेस करते हैं, एक साथ एड्रेस करते हैं। अब इसमें एक शब्द लिखा गया, सत्र को आहूत करना। आहूत मतलब आह्वान, यानी बुलाना। मतलब क्या है, आप इसको इस तरीके से समझे, जैसे हिंदू परिवारों में क्या होता है कि जब आपके यहाँ कोई पूजा पाठ होता है, तो देखें जब पुरोहित जी आते हैं तो क्या बताते हैं कि हम 88 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। उसी आह्वान से आहूत शब्द बना है, जिसको कहा जाता है कॉल ऑफ सेशन। तो सत्र आहूत करने का मतलब क्या हुआ, सत्र आहूत करना, आहूत करना, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉल ऑफ सेशन। ये आप जानते हैं मित्रों कि अपने यहाँ संसद में 3 सत्र चलते हैं, 3 तरीके के सेशन चलते हैं। एक बजट सत्र चलता है, एक मानसून सेशन चलता है और एक आपका विंटर सेशन चलता है। मतलब क्या हुआ, बजट सत्र 1, मानसून सत्र 2 और तीसरा शीतकालीन सत्र। इसको हम लोग कई बार BMW कहते हैं। जब सत्र चलेगा
तो इसको आप जानते हैं कि जब सत्र बुलाया जाता है तो सत्र को बुलाने का काम यानी आहूत करने का काम, और जब सत्र बुलाया गया है तो समाप्त भी होगा, यानी इसको बोला जाता है एंड ऑफ सेशन। तो सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करना, ये दोनों शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्राप्त होती है। ठीक है, वही लिखा गया है कि सत्र को आहूत कर सकता है, बुला सकता है। फिर क्या लिखा गया है, संसद के किसी भी सदन में अपना मैसेज भेज सकता है। ये बात सच है। ये देखें, इसमें जो कुछ टेक्निकल वर्ड लिखे गए हैं, जैसे सदनों को आहूत करना, आहूत मतलब बुलाना, आह्वान करना, कॉल करना। तो हमने आपसे क्या बताया था कि जब सदन की कार्यवाही चलती तो उसमें 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन। इन्हीं सत्रों को बुलाने की बात हो रही है और इन्हीं को समाप्त करने की बात होती है। ये इनको सत्रों को बुलाना और सत्र को समाप्त करना, ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपालों की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। बाकी स्टेटमेंट है आपको पहले से बता दिए कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो केवल ये है, राष्ट्रपति ये सारे काम करता है। अब चलते हैं इसके आगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सवाल ये पूछा गया है। देखें, लिखा गया है सभा राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट चलाया जा रहा है। संसद के किसी भी सदन में संविधान के उल्लंघन के आधार पर इसे प्रारंभ किया जा सकता है। कौन सा एक कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है। यहां पे ध्यान दें, ये सही नहीं है। संसद के किसी भी सदन में संविधान के उल्लंघन पर, मित्रों याद करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने लेक्चर में आपको बताया था कि जब महाभियोग को लाया जाता है तो महाभियोग का केवल एक आधार होता है संविधान का उल्लंघन। वही लिखा गया है इसमें। इसका मतलब हुआ महाभियोग बुलाया जाएगा तो संविधान के उल्लंघन पर बुलाया जाएगा। अब दूसरी लाइन, इस आशय का प्रस्ताव कम से कम 3 दिन की लिखित सूचना के आधार पर दिया जाता है। मित्रों, ये 3 दिन नहीं है, ये 14 दिन है। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आगे क्या लिखा गया, इस आशय के प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि महाभियोग के प्रस्ताव की शुरुआत दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन से होगी, एक पॉइंट। दूसरा हमने आपको बताया था कि जिस सदन से शुरुआत होगी उसके 1/4 सदस्य उसके ऊपर साइन करके दे देंगे। ये उसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे लिखा गया है कि इस आशय के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 के विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब क्या हुआ, केवल बी स्टेटमेंट इसका। अब चलते हैं अगला सवाल अनुच्छेद 356 पर है, 356 में मित्रों जानते हैं आपकी राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। सवाल क्या है, चले देखते हैं। पूछा गया है कि 356 के अनुसार निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का सही विवरण है? प्रश्न ये। अब चलें देखें इसका डिटेल थोड़ा सा क्या होता है। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत होने के बाद भी संविधान के उपबंधों के अनुरूप शासन नहीं चला पा रहा है तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल लागू कर सकते हैं। एक ऑप्शन। आगे दिया गया है कि यदि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमरा गई हो तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल लागू कर सकते हैं। अगला सवाल आपसे यह पूछा गया है, अगला विकल्प यह दिया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे मामलों को विचारार्थ सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि यदि राज्यपाल इस आशय का प्रस्ताव भेजने से इनकार कर देता है तो राष्ट्रपति वहां आपात लागू कर सकते हैं। अब चले देखें एक बार कि पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सही विवरण है, ये वाला। चलें एक एक चीज चेक कर रहे हैं। यदि राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत होने के बावजूद पूछा कह ये रहा है कि संविधान के उपबंधों के अनुरूप शासन नहीं चला पा रहा है। हमने भी आपसे मित्रों थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कहा था कि भारत में अगर कोई बड़ा है तो सबसे बड़ा संविधान है। इसी संविधान की छत्र छाया में हर आदमी रहता है
वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सब के सब इसी की शपथ लेते हैं। और सदन में बहुमत हासिल होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो लाइन क्या लिखी गई है कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद भी संविधान के अनुरूप या संविधान के उपबंधों के अनुरूप शासन नहीं चला पा रहा है तो राष्ट्रपति वहां इमरजेंसी लागू कर सकता है। यह बात पूरी तरीके से सत्य है और 356 को सही तरीके से एकदम एक्सप्लेन करता है। हालांकि लाइन यहाँ पे भी वही लिखी गई है कि यदि राज्य में कानूनन या यूं कहें कि कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमरा गई हो तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल लागू कर सकता है। अगर बहुत ही सरल से सरल भाषा में देखें तो बात यहाँ पे भी वही कही गई है। केवल एक बात आपसे नहीं कही जा रही है कि जो आदमी सरकार चला रहा है उसको बहुमत मिला है कि नहीं मिला है। हालांकि जो सरकार में रहते हैं इसका मतलब ही हुआ कि उनको सदन का बहुमत हासिल है। राष्ट्रपति को ऐसे मामले को विचारार्थ सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित कर सकते हैं ये इस न्यायालय में। तो इतना ध्यान में रखें, जैसे फिर आगे दिया गया कि यदि राज्यपाल इस आशय का प्रस्ताव भेजने से इनकार कर देता है तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल लागू कर सकते हैं। देखिए मित्रों, होता ये है कि आपको थोड़ा सा 356 के विषय में थोड़ा ब्रीफ में हम लोग जिक्र करते हैं। एक बार ब्रीफ में ये है कि आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा? 356 में दो स्थिति है। एक कि संविधान उस राज्य में जो कानून और व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, यानी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि कानून और व्यवस्था के विफल होने का मतलब क्या है। तो देखिए मित्रों, होता ये कि अगर कानून और व्यवस्था विफल है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां की जो पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उस पुलिसिंग की व्यवस्था में कह लें कि राज्य के लोगों में सुरक्षा का भाव नहीं है, यानी वो अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे मान लें आपका बच्चा घर से स्कूल पढ़ने गया या आपके घर का कोई आदमी सवेरे निकला बिजनेस करने के लिए, पता लगा बिजनेस हो गया, स्कूल खत्म हो गया, लेकिन वो जो घर से आदमी आपके यहाँ से निकला था वो शाम को लौट के वापस नहीं आ रहा है। आप शाम तक अपनी दुकान खोल के बैठे, पता लगा शाम को सोचे कि चलिए घर वापस लौट के चलते हैं। जब घर पे वापस आने की बात आई तो पता लगा दो लोग आए, कट्टा आपके खोपड़ी पे लगाए, पैसा लूट लिए। मतलब क्या है, आप अपने आप को जब असुरक्षित महसूस करें, अनसेफ फील करें, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। इसी को बोला जाता है कि कानून और व्यवस्था का चरमरा जाना या स्थिति का ध्वस्त हो जाना। तो जब कभी 356 लगाया जाता है तो देखा यह जाता है कि उस राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई हो, ध्वस्त हो गई हो। और जो दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन है वो ये है कि उस राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावनाएं समाप्त हो गई हों। वैकल्पिक सरकार, अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज, वो संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। ध्यान रखिए मित्रों, हम कम होने की बात नहीं कर रहे हैं, समाप्त होने की बात कर रहे हैं, यानी कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। तब उस राज्य का राज्यपाल एक रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट के पास। तब राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट उस राज्य में प्रेसिडेंट शासन लगाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाता है। मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 356 आपसे क्या कह रहा है? 356 क्या कह रहा है कि एक, उस राज्य में कानून और व्यवस्था चरमरा गई हो, यानी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो गया हो। दूसरा, वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावनाएं समाप्त हो गई हो, क्षीण नहीं, समाप्त हो गई हो। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तब क्या करेगा कि राज्य का राज्यपाल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजेगा कि राज्य में ये स्थिति है, कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, वैकल्पिक सरकार बनने की संभावनाएं नहीं है। जब ये रिपोर्ट यहां से जाती है, राष्ट्रपति उसको देखता है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यही उसकी पूरी प्रक्रिया है। इसीलिए इस संदर्भ में यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है कि यदि राज्यपाल इस आशय का प्रस्ताव भेजने से इनकार कर देता है तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल
लागू कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप पूरी स्टेटमेंट को आप देखेंगे, पूरी ये मतलब इस लेक्चर को ध्यान में रख के देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर टिक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। हाँ, इतना जरूर आपको बताते चले कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो और राष्ट्रपति शासन लगाते समय संवैधानिक प्रक्रिया का पालन न किया गया हो तो इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आपको एक उदाहरण देते हैं। लगभग 2005 के आसपास ऐसा बिहार में हुआ था, जब वहां पे केंद्र में बैठी हुई तत्कालीन सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और बिहार सरकार को डिसॉल्व करके या यूं कह लें इसको विघटित करके वहां पे चुनाव करवा दिया गया था। मतलब क्या हुआ एक लाइन का कि वहां पे तब ये सोचा जा रहा था कि चुनाव ना कराया जाए, वहां पे वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना थी, अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने की संभावनाएं थी, लेकिन इस विकल्प पे विचार नहीं किया गया और आनन फानन में केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। मामला अदालत में चला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिहार के मामले में जो राष्ट्रपति ने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया था वो पूरी तरीके से वो आचरण मनमानीपूर्ण था। मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति के निर्णय के मामले, राष्ट्रपति शासन के निर्णय के मामले में शर्त केवल इतनी है कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन ना हुआ हो तो। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप कार्य करेगा, यानी जैसा मंत्रिपरिषद कहेगी वैसा ही काम करेगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप काम करेगा। इसमें ये संशोधन संविधान में कब किया गया था तो मित्रों वो ये है, और इसका साल है 1978। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी सरकार थी, सत्ता में आई थी। आपको थोड़ा सा इसका संक्षेप में थोड़ा सा इतिहास बता दें। देखिए मित्रों, हुआ ये था कि जो 42वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट, वो 1976 में हुआ था। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। फिर ये होता है कि 1977 यानी 77 में लोकसभा का चुनाव होता है, और 77 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार जाती है। कांग्रेस चुनाव हारती है तो जीत के कौन आया? अभी आपने जो लिखा, जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी सरकार यहां पे ये चुनाव जीत के आती हैं, और इस सरकार का जो चुनाव निशान था, यानी जो सिंबल था, उसको कहा जाता है हल लिए हुए किसान। आप उसको आसान भाषा में कह सकते हैं हल धर किसान। ये उसका चुनाव का निशान था। फिलहाल होता ये है कि चुनाव होता है और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी यानी नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कुछ दिन तक इनकी सरकार चलती है, फिर इनकी सरकार गिर जाती है, तो चौधरी चरण सिंह जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर लोकसभा का चुनाव देखा जाए भारत में पहली बार तो ये चुनाव हुआ था 1952 में, अप्रैल मई 1952 में। बात कब की हो रही? 1977 की। और लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1952 में। 77 में से 52 घटाएंगे तो आएगा लगभग 25 साल। इसका मतलब हुआ कि केंद्र में लगभग 25 साल कांग्रेस की सरकार रही। एक बात। दूसरी बात, इस 25 साल में केवल 3 लोग प्राइम मिनिस्टर बने थे। यानी अगर उसमें हम कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर को न शामिल करें तो कौन कौन? पंडित नेहरू 1, लाल बहादुर शास्त्री जी 2, और तीसरा श्रीमती गांधी। 25 साल की हुकूमत के बाद जब यह होता है कि 16 अप्रैल 1976 को भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की जाती है। इसके बाद क्या होता है कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा तेजी से न बढ़े, इसके लिए कुछ सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो जनता के बीच में काफ़ी अलोकप्रिय हुए। इससे सरकार की जो इमेज थी वो खराब हो गई। क्योंकि 76 में ये कानून आया था हम दो हमारे दो का, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत। तो जब जनता बौखलाई हुई थी और जब 77 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की पार्टी चुनाव हार जाती है। अब होता क्या है कि 76 में जो संशोधन हुआ था 42वां, आप इसको जानते हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये इतना बड़ा संविधान संशोधन था। इसमें कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं की गई थी जिससे अदालत की शक्तियों को कम कर दिया गया था। लेकिन जब 77 में मोरारजी देसाई जी की सरकार बनती है
तो वो तुरंत क्या करते कि 1978 में संविधान में संशोधन करा देते। वही संशोधन है 44वां संशोधन। और इसी संशोधन में यह कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो भी कुछ काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की राय से काम करेगा। इसको मित्रों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भारत में 25 जून 1975 को जब भारत में तीसरी बार इमरजेंसी लगाई गई, किसके लिए? इसलिए कि भारत में वो हो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, मतलब जो इस इमरजेंसी लगाई गई थी अनुच्छेद 352 में, यह बताया गया था कि देश में इसमें आंतरिक अशांति है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। उसी को आधार बना के इमरजेंसी लगाई गई 75 में। एक दूसरा हमने आपको बताया था कि 16 अप्रैल 1976 को प्रेसिडेंट रूल लाया गया, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून लाया गया। इन चीजों से कुछ ऐसा हो जाता है कि इसमें एक तरीके से यह मैसेज गया कि सरकार मनमानी कर रही है। उसकी मनमानी को रोकने के लिए ही यह संशोधन लाया गया था और न्यायालय की जो शक्तियां 42वें संशोधन 1976 में कम कर दी गई थी, उसको काफी हद तक उनको फिर से वापस कर दिया जाता है। आपको ये पता होगा कि 25 जून 1975 को जब भारत में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इमरजेंसी लगाई गई, तो वो निर्णय पूरी तरीके से तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर का निर्णय था। उसमें मंत्रिपरिषद को कोई जगह दी ही नहीं गई थी। मंत्रिपरिषद को इमरजेंसी लगाने की सूचना तो अगले दिन दी जाती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग, कहीं थोड़ा सत्ता का अहंकार था कि सत्ता के साथ या यूं कह लें कि लोगों के साथ या संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई। उसी का नतीजा 77 के चुनाव में कांग्रेस को चुकाना पड़ गया था। तो इसका जो जवाब है वो 44वां संशोधन है। अब चलते हैं आगे। पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति को दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, लघुकरण, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे शायद जिक्र किया था, पूरा डिटेल में हमने आपको बता दिया था कि जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो न्यायिक शक्ति मिली हुई है, और न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो अगर इस मामले में देखा जाए तो थोड़ा विकल्पों पर अगर आप विचार करेंगे कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो चलें एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कोर्ट मार्शल से सजा प्राप्त मामलों में भी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि कोर्ट मार्शल को प्रेसिडेंट माफ कर देता है। राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में भी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है जिसमें केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का उल्लंघन हुआ हो। तीसरा लिखा गया है कि राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में भी दोषी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, लघुकरण, विराम और परिहार करने की शक्ति प्राप्त है जिसमें उसे मृत्युदंड दिया गया हो। आगे दिया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका को निरस्त कर सकते हैं, लेकिन निरस्त करने के पूर्व वे इस याचिका पर विचार अवश्य करेंगे। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन सही है। क्षमादान की जो शक्ति होती है, देखिए मित्रों, होता ये कि चूंकि ये जो शक्तियां मिली हुई हैं, अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति को और राज्यपालों को जो शक्तियां मिली हुई हैं उनके विषय में हमने आपसे जिक्र किया था कि उनको जो शक्ति मिलती है वो विवेकाधीन और संवैधानिक शक्ति मिली होती है। विवेकाधीन शक्ति में राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, यानी वो मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होते। लेकिन अगर आप संवैधानिक शक्ति की बात करें तो संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों को की एक संवैधानिक बाध्यता है कि वे मंत्रिपरिषद की राय मान के चलें। तो यहां पर जो कुछ होता है वो मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है, प्रेसिडेंट केवल उसके ऊपर साइन कर देता है। राज्य का मुखिया होने के नाते, या यूं कह ले राज्य का या देश का प्रमुख होने के नाते। अब चलते हैं हम लोग 14वें सवाल पे। पूछा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव पावर, या मित्रों ये ध्यान में रखें, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल महत्वपूर्ण पदों पर किन लोगों को नियुक्त करेंगे, यानी नियुक्ति करने का अधिकार, राइट ऑफ अपॉइंटमेंट।
यही अधिकार मिला होता है राष्ट्रपति और राज्यपालों को। इसी के विषय में जिक्र किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति देश के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। एक, वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आगे पूछा गया है कि राष्ट्रपति को विभिन्न निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार है। फिर पूछा गया है कि राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी सुप्रीम कमांडर होता है। देखें, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। जो इसमें लिखा गया है कि विभिन्न निकाय यानी जो बॉडीज हैं, उनके निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की उनको नियुक्त करने और उनके हटाने का अधिकार है, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां जो हैं वो केवल यहीं तक होती हैं, यहीं तक सीमित हैं वो, बस, इससे ज्यादा नहीं। यानी किन महत्वपूर्ण पदों पे किनको अपॉइंट किया जाएगा, तो जैसे जो महत्वपूर्ण पद हैं वो कौन कौन से पद हैं, हम एक बार आपको बता देते हैं। जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करता है, तो एक लिस्ट हम बना देते हैं, आप अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं। एक ये कि पीएम की नियुक्ति करेगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति करेगा, राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, यानी जो गवर्नर बनाए जा रहे हैं, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, यानी जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी नियुक्ति करता है। जो महान्यायवादी हैं, यानी जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी नियुक्ति करता है। जिनको आप सीएजी कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा निरीक्षक और परीक्षक, इन सारे लोगों को अपॉइंट करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो ऑप्शन की बात करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। अब चलते हैं आगे। पूछा गया है, ये धन विधेयक के अतिरिक्त कोई अन्य विधेयक राष्ट्रपति और के अतिरिक्त कोई अन्य विधेयक राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है तथा इस विधेयक को यदि संसद के दोनों सदन संशोधन या बिना संशोधन के पारित करके राष्ट्रपति को वापस भेज देते हैं तो राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य होता है। आगे पूछा गया, किसी नए राज्य के गठन, क्षेत्रों, नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो लिखा गया है राज्य पुनर्गठन, यानी अनुच्छेद 3। मित्रों, जब कभी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन की बात आए, नया राज्य बनाने की बात आए, तो ये ध्यान में रखें, वो ऐसे विधेयकों में शामिल होता है जिसमें राष्ट्रपति की परमिशन लेना जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। जो ऊपर लिखा गया है कि यह धन विधेयक के अतिरिक्त कोई अन्य विधेयक राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और इस विधेयक को यदि संसद के दोनों सदन संशोधन या बिना संशोधन के भेज देते हैं, तो मित्रों, धन विधेयक के मामले में आप इसको जानते हैं कि राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती। जो भी शक्ति प्राप्त होती है वो केवल लोकसभा के पास होती है। अब जो इसमें लाइन लिखी गई है वो स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट सही नहीं होने के पीछे उसके कारण ये जो इसमें लिखा गया ना कि सदन में संशोधन या बिना संशोधन के पारित करके राष्ट्रपति को भेज देंगे, तो वह विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। जब राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक या राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक जाता है तो उसके पास विधेयक के ऊपर साइन करने, ना करने, पुनर्विचार के लिए वापस करने, ऐसे कई सारे विकल्प होते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है पर्टिकुलर, अगर आप वर्ड पे ध्यान में देखें, शब्दों पे ध्यान देंगे तो स्टेटमेंट सही नजर नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे। आगे लिखा गया है 16, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का प्रमुख नाम मात्र का प्रमुख होता है। पूछा गया है कि ये कथन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो 16 में अगर आप देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या हुआ, निर्वाचन को अगर आप बड़े गौर से देखें, इलेक्शन को, तो हमने आपसे किसी वीडियो में जिक्र किया था कि निर्वाचन में 2 तरीके का निर्वाचन है। एक डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी जिसमें जनता स्वयं मतदान करती है,
जनता स्वयं मतदान करेगी, जैसे हम लोग ग्राम प्रधान के चुनाव में करते हैं, लोकसभा के चुनाव में करते हैं, विधानसभा के चुनाव में करते हैं। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन में का मतलब होता है कि जहां पे जनता स्वयं मतदान नहीं करती, लेकिन जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव, वो चुनाव में मतदान करते हैं। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में तो हम लोग मतदान करने नहीं जाते, तो जाता कौन है? निर्वाचित सांसद और विधायक। मतलब क्या हुआ कि भारत का राष्ट्रपति इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ये बात सच है। अब बात दूसरी आई कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का प्रमुख नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये भी सही है। अगर आप दोनों स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 में पहला ऑप्शन सही है, यानी 16 में ए। अब चलते हैं, पूछा गया है कि अपना पदभार ग्रहण करने के बाद भी संसद के सदस्य बने रह सकते हैं। स्टेटमेंट गलत है। फिर पूछा गया कि राष्ट्रपति को अपना पदभार ग्रहण करने के बाद भी किसी पद को धारण करने की मनाही नहीं है। ये राष्ट्रपति को अपने आवास का किराया देने पर उसका उपयोग करने की छूट है, ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं और वेतन भत्ते उसके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते। मित्रों, चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका मतलब हुआ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा। चलें देखते हैं। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने के बाद भी संसद के सदस्य बने रह सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पदभार ग्रहण करने के बाद उसको अपना पहले का पद छोड़ना पड़ता है, यानी ये गलत है। राष्ट्रपति को अपना पदभार ग्रहण करने के बाद भी किसी भी पद को धारण करने की मनाही नहीं है, रोक दिया जाता है। एक व्यक्ति एक बार में केवल एक पद धारण कर सकता है, 2 नहीं। आगे लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अपने सरकारी आवास का किराया देने पर उसका उपयोग करने की छूट है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। लेकिन जो ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं और वेतन भत्ते अलाउंसेस उसके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते, ये बात पूरी तरीके से सही है। क्यों सही है? अब इस सवाल का जरा जवाब लेते चले। देखिए मित्रों, होता ये है कि जब खर्च किया जाता है तो खर्च 2 तरीके के होते हैं। एक को बोला जाता है प्रभारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर, प्रभारित व्यय, और दूसरा है जिसको कहा जाता है गैर प्रभारित व्यय, यानी नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर, गैर प्रभारित व्यय। खर्च के मामले में 1-2 बात एकदम दिमाग में एकदम क्लियर रखें। वो ये है कि प्रभारित खर्च का मतलब होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, ये ऐसे खर्च हैं जो केवल बढ़ाए जा सकते हैं, ये कभी कम नहीं किए जा सकते। एक दूसरी चीज, ये ऐसे खर्च हैं जिनके ऊपर सदन में चर्चा तो हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं कराया जा सकता है। ऐसे खर्चों को प्रभारित व्यय कहा जाता है। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जज, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, इनको जो वेतन भत्ते सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारे के सारे खर्चे इसी में शामिल होते हैं। और हमने आपको पहले से बताया कि ये केवल बढ़ाए जा सकते हैं, ये कभी घटाए नहीं जा सकते। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं और वेतन भत्ते उनके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट सही है। गैर प्रभारित व्यय का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, ये ऐसे खर्च हैं जो कम किए जा सकते हैं, ये कभी बढ़ाए नहीं जा सकते। ये कैसे खर्च हैं जो केवल बढ़ाए जा सकते हैं, कभी घटाए नहीं जा सकते। अगला अंतर क्या है कि प्रभारित व्यय में सदन में चर्चा होगी, बहस होगी, मतदान नहीं कराया जाएगा। यहां पे क्या है, चर्चा और बहस और मत के बाद यहां पे मतदान कराया जाता है। तो यहां पे क्या है, आप सोचेंगे ऐसे कौन से खर्चे हैं? सरकार के जितने भी बाकी खर्च हैं, सड़क बनाने से लेके कॉलेज बनाने तक, हॉस्पिटल तक, ये सारे खर्चे सब के सब इसी में शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं आगे। राष्ट्रपति की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना बाध्यता है। लोकसभा का विघटन, ये संवैधानिक शक्तियां सब उसकी, ये धन विधेयक है, ये पुनर्विचार के लिए नहीं आते हैं, ये संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है। बाकी संवैधानिक बाध्यताएं हैं। संविधान जैसा निर्देश देगा, राष्ट्रपति केवल उतना काम करेगा।
और धन विधेयक के मामले में आपको पहले से बताया गया कि चूंकि जो धन विधेयक होते हैं इसमें राज्यसभा यानी उच्च सदन को कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होती। जो कुछ करना होता है उसको निम्न सदन यानी लोकसभा या राज्य विधानसभाएं, वो विधानसभाएं करती हैं, उच्च सदन नहीं करता है। 19वां सवाल आपका कहता है कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट या साम्राज्ञी के समान स्थिति रखता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की महारानी क्वीन उनकी समान स्थिति प्राप्त है। बिल्कुल सही है, संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य काम करेगा, यह 44वां संशोधन कहता है। अब रही बात ये कि इसमें से कौन सा कथन और सही और गलत है, तो इसका मतलब हुआ 19 में पहला ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या क्यों कर रहा है कि आपने लिखा ना कि जो राष्ट्रपति जो काम करेगा वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। और मंत्रिपरिषद क्या है, देखें राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो देखें, हालांकि मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं, लेकिन वरीयता लोकसभा को ही दी जाती है। और लोकसभा के जो लोग आते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य है। ये 44वां संशोधन 1978 कहता है आपसे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे। 19वां दिया गया है, एक बार जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों के लिए नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार पर रोक लगा सकता है। एक बार जब इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है यानी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार पर रोक लगा सकता है। मित्रों आप ये ध्यान रखें कि फंडामेंटल राइट के मामले में जब कभी भी फंडामेंटल राइट की बात आए और जब कभी भी अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात की बात आए तो केवल 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो केवल ध्यान में रखें, सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। एक तो ये कि जब भी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो 2-3 बात ध्यान में रखें। एक कि अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 में जो लोगों को अधिकार, मौलिक अधिकार मिले हैं वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं। क्या बताया गया, अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी का जो प्रभाव होगा मौलिक अधिकारों पर वो पढ़ने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट आपको हमने क्या बताया कि जैसे ही अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 में आपको जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि अनुच्छेद 352 के लागू हो जाने के बाद जो अधिकार है, मतलब जो मौलिक अधिकारों के जो निलंबन की शक्ति प्राप्त होती है ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, केवल प्रेसिडेंट को। और वही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एक अगली बात ध्यान में रखें, जैसे अनुच्छेद 21 है तो कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जो इमरजेंसी लगने के बाद भी कभी भी निलंबित नहीं हो सकते, नहीं समाप्त किए जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब यह 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है। एक 352 अनुच्छेद लागू हुआ है तो पहला क्या होगा कि अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 21 किसी भी आपातकालीन स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगली बात, मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास निहित होती है, बाकी के पास नहीं। इसका मतलब हुआ अनुच्छेद 20 में यह ऑप्शन सही होगा। अब आगे आपका एक सवाल आता है, अनुच्छेद 21 सवाल 21, निम्न में से कौन राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में सही नहीं है। ये प्रधानमंत्री उसी कैबिनेट के प्रत्येक निर्णय से अवगत कराएगा, वह मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करेगा, वह प्रधानमंत्री को किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है, उसी देश के प्रशासन से संबंधित
उन सभी निर्णयों से अवगत कराया जाएगा जो इस संबंध में लिए जाते हैं। पूछा यह गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें जो स्टेटमेंट होगा वह मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करेगा। ये मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है, उस मंत्रिपरिषद की बैठक को केवल दो ही लोग एड्रेस करते हैं, एक पीएम और एक सीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। बस मित्रों, आज तक के लिए इतना। अगले सेशन के लिए फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।